हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल में। हमने कुछ दिन के लिए इसको रोक रखा था, अब फिर से स्टार्ट किया है मैंने अपने करंट अफेयर्स का न्यू सीरीज़ इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो दोस्तों मैं करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी बजट आया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का, और उस बजट में जो बजट आया है 2021 के लिए, उस बजट में इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो एक बहुत दिलचस्प डिसीजन लिया है। और ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है, और शायद 1991 में जो मनमोहन सिंह ने जो इनिशिएटिव को लिया था, उस इनिशिएटिव का ऐसा कह सकते हैं कि उसी को इमिटेट किया गया है, उसी की पुनरावृत्ति है। तो दोस्तों आज का जो आर्टिकल है बोर्ड पे आपको दिख रहा है, आज का जो आर्टिकल है उसका नाम है निर्मला डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इस पॉलिसी में क्या खास बात है, इसी पे हम चर्चा करेंगे और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी को यदि हम सच में इम्प्लीमेंट करें, इसका एग्जीक्यूशन सच में एक वेल मैनर में हो, तो शायद हम देश का नक्शा चेंज कर पाएंगे। और जो हमारी इकॉनमी 2 साल से लगातार बहुत अच्छी नहीं रही है, तो हो सकता है कि इकॉनमी को हम इम्प्रोवाइज कर सकें। तो इस बजट का जो सबसे बड़ा डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया है वो ये है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू को एक नॉन टैक्स रेवेन्यू लिखता है और एक लिफ्टिंग टैक्स कलेक्शन। तो लिफ्टिंग टैक्स कलेक्शन का तो बहुत सीधा सा तात्पर्य है कि टैक्स के बेस को इंक्रीज करना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के एम्बिट में आ सकें। और दूसरी जो जबरदस्त चीज इन्होंने कही है वो इन्होंने ये बोला है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना। अब टैक्स रेवेन्यू तो वही हुआ जो डायरेक्ट टैक्सेस से ये लोग जो टैक्स इम्पोज करते हैं, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं वो अपने टैक्स को पे करते हैं। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स भी इनको मिलता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम कह सकते हैं कि वो टैक्स रेवेन्यू है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये होता है दोस्तों कि टैक्स के थ्रू इनको अपने रेवेन्यू को नहीं जनरेट करना है। और इन्होंने एक बड़ी बात कही है, इन्होंने बोला है कि डिमांड क्रिएट करेंगे, मार्केट में डिमांड क्रिएट करने से ही हमारी इकॉनमी एक अच्छे डायरेक्शन में आ पाएगी और हमारी इकॉनमी ऐसा कहें कि पटरी पे आ पाएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी डिमांड क्रिएट करने के लिए, और उस पैसे का ब्यौरा नीचे लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा 1.75 लाख करोड़, बहुत बड़ी रकम होती है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये सिर्फ टैक्स रेवेन्यू से काम नहीं चलेगा। टैक्स रेवेन्यू का तो बेस इन्होंने बढ़ाया ही है, जो हमने पहला पॉइंट लिखा है कि लिफ्टिंग द टैक्स कलेक्शन, लेकिन इसके साथ साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी ये लोग खर्च करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रही है। और उसमें सबसे पहली चीज है वो ये है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जितनी जमीनें हैं उसको हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दें मैनेज करने के लिए। और यहीं पे डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है, जो आपको साफ साफ दिख रहा है बोर्ड पे। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि यदि गवर्नमेंट कोई पीएसयू है, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, उसका 10% शेयर वो किसी प्राइवेट प्लेयर्स को बेचता है, तो हम कह सकते हैं कि वो डिसइन्वेस्टमेंट है। लेकिन यदि वो 50% से ज़्यादा शेयर यदि बेच देता है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अब आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के नीचे लिखा हुआ है एयर इंडिया, उसके नीचे लिखा हुआ है बीपीसीएल, उसके नीचे लिखा हुआ है लिस्टिंग ऑफ LIC, और इसके साथ साथ PSB और जनरल इंश्योरेंस कंपनी। PSB स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये कहा जा रहा है कि अब 50% से ज़्यादा शेयर, चाहे BPCL की बात करें या फिर एयर इंडिया की बात करें, या 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को भी ये लोग प्राइवेट करने जा रहे हैं, LIC को भी प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि 50% से ज़्यादा शेयर ये लोग प्राइवेट प्लेयर्स को देने जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है यदि हमको सच में अपनी इकॉनमी को एक पटरी पे लेके आना है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक मास्टर स्ट्रोक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और बात की ताकीद की है कि जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर हैं उसमें से वो एग्जिट कर लेगी। नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर का मतलब कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि वो बिजनेस कर रही है, तो उस चीज़ को वो वहाँ से एग्जिट करेंगी।
और सिर्फ 4 सेक्टर बच गए हैं जिसमें गवर्नमेंट अपनी अवेलेबिलिटी दिखाएगी, जिसमें गवर्नमेंट अपना प्रेजेंस दिखाएगा। और वो 4 सेक्टर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। मतलब कुल मिला के यही 4 ऐसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट अपनी प्रेजेंस रखेगी। और उसमें भी एक मजेदार बात यह है कि इसमें भी मिनिमल प्रेजेंस रखेगी, 100% प्रेजेंस नहीं रखेगी। बाकी जो भी सेक्टर्स हैं उसमें से गवर्नमेंट एग्जिट करने की तैयारी में है। तो ये एक मेजर डिसीजन है, और वो क्यों मेजर डिसीजन है आगे हमें समझ में आ जाएगा। यदि इसका सिग्निफिकेंस देखें तो पहला सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है कि इट इज द बोल्डेस्ट स्टांस टेकन टिल डेट। इट इज द बोल्डेस्ट स्टांस टेकन टिल डेट का मतलब ये है कि थोड़ा सा यदि हम बैक हिस्ट्री में जाएं तो यही कहानी एलपीजी के साथ भी हुआ था। हमारे पास वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इतना कर्ज हम ले चुके थे कि हमारे पास सिर्फ 7 डेज का फॉरेन रिजर्व था। इकोनॉमिक्स 11th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है चीज साफ साफ। और उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हुआ करते थे, उनको बुलाया और उन्होंने बताया कि हमारी ये हालत हो गई है, शायद आप कुछ कर सकें। और मनमोहन सिंह ने एक बहुत मेजर डिसीजन लिया, वो गए वर्ल्ड बैंक के पास और आईएमएफ के पास, और वहाँ से लोन उनको इस कंडीशन पे मिली कि आप अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, उसको थोड़ा सा लिबरलाइज कर दीजिए। मनमोहन सिंह ने वैसा ही किया क्योंकि उनके पास कोई रास्ता था नहीं। और देखते देखते हमारी इकॉनमी इतनी बूम कर गई कि एक ऐसा वक्त आया था दोस्तों कि आपकी पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही थी उससे ज़्यादा स्पीड से आपके यहाँ आईटी में जॉब्स जनरेट हो रहे थे। तो एक बहुत मेजर डिसीजन था मनमोहन सिंह का, और कहा जाता है कि उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। और यदि ऐसा मानते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश में एक बहुत फनी लाइन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर जस्ट लाइक स्पर्म, वन वर्क्स इन 100। द सेम केस कैन बी अप्लाइड विद द पब्लिक सेक्टर ऑल्सो। तो इन पे इनका कहना यह है कि यदि हम उसको प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देंगे तो उनका रखरखाव भी ठीक ठाक होगा। इनकी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। और एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है नीचे, बाल्को एंड हिंदुस्तान जिंक, ये 2 ऐसी कंपनी थी जो बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, लेकिन कहानी इनकी बदल गई जब प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया इनको। तो आज के डेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो हमारे पास तो इतिहास है कि जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है उसको किसी ऐसे मैनेजर को दे दो जो उसको बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला सके। और यही कहानी बीपीसीएल के साथ हुई, यही कहानी हिंदुस्तान जिंक के साथ भी हुआ। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसपे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम मैंने लिखा है, तो उनके ज़माने में भी एक मेजर डिसीजन लिया गया था। 98 के आसपास, 99 के आसपास उनकी गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने जो होटल्स थे उसको भी उन्होंने प्राइवेट्स को दे दिया। पहले गवर्नमेंट होटल चलाती थी। सुनने में कितना फनी लगता है कि गवर्नमेंट का काम है सरकार चलाना, गवर्नमेंट का काम है कि रूल्स एंड पॉलिसी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना। गवर्नमेंट का काम होटल चलाना नहीं है। तो उन्होंने उस समय जो गवर्नमेंट के होटल्स थे उसको उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया। और इसके पीछे बहुत बड़ी मंशा थी। एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट होटल्स हैं उसको ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस अपने लिए बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड जर्नी होती है जिसमें बहुत अच्छे से उनको नज़र नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने होटल्स वगैरह को अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जब उनकी गवर्नमेंट थी तो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया कि आप इसको ऑन कीजिए, इसको मैनेज कीजिए। और उस तरीके से उसका मैनेजमेंट हो रहा था। तो ये अच्छा डिसीजन है। और यदि चैलेंजेस की हम बात करें तो ऑब्वियसली हर चीज़ में चैलेंजेस हैं, इसमें भी चैलेंजेस हैं। जिस चीज़ पे हमको ध्यान रखना चाहिए कि इसका टैक्टफुल एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। हमने रूल्स तो बना दिया, ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे रूल्स आपके हमारी कंट्री में बनाए जाते हैं, लेकिन क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है? शायद नहीं। बहुत अच्छे तरीके से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो उसका टैक्टफुल एग्जीक्यूशन बहुत ही ज़रूरी है यदि हम चाहते हैं कि सच में हमारे देश की इकॉनमी अभी पटरी पे आ सके। वी शेप्ड इकॉनमी की हम बात करते हैं कि इकॉनमी अभी नीचे जा रही है, फिर अचानक ऊपर आएगी। तो ऊपर आएगी उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें टैक्टफुल एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। दूसरा जो बात कहा जा रहा है वो फाइनेंशियल कैपेसिटी की बात की जा रही है। यदि गवर्नमेंट कह रहा है कि हमको बीपीसीएल बेचना है, यदि गवर्नमेंट कह रहा है कि मुझे एयर इंडिया बेचना है, यदि गवर्नमेंट कह रहा है कि हमको पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक करना है, तो उसके लिए तो किसी बंदे के पास पैसा तो होना चाहिए ना कि वो खरीद सके। गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू है 1.75 लाख करोड़ जो ये जुटाने की बात कर रहे हैं, तो यहीं से तो पैसा आएगा। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी भी
होना पड़ेगा। फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या सच में लोगों के पास है यहाँ पे जो एयर इंडिया को खरीद सकें, या फिर जो BPCL को खरीद सकें, या फिर LIC के कुछ शेयर्स बेचने की बात इन्होंने कही है, क्या उसको भी खरीद सकेंगे? ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ होगी, दिलचस्प बात होगी, देखने लायक होगी, आगे देखा जाएगा क्या हो सकता है। उसके बाद वे फॉरवर्ड की बात करें, सबसे लास्ट में दिख रहा होगा आपको, जिसमें पहला है कि क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द सेल प्रोसेस। ये बहुत जरूरी है कि सेल प्रोसेस में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना बहुत बहुत जरूरी है, तभी तो हम अपनी चीज़ों को ढंग से मार्केटिंग कर पाएंगे। एयर इंडिया के एग्जांपल लेते हैं, एयर इंडिया को कोई खरीद नहीं रहा है, बहुत दिन से गवर्नमेंट चाहती है कि कोई इसको लेके जाए, लेकिन अभी तक कोई एयर इंडिया को खरीद नहीं रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं हम, शायद कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। ये कॉन्फिडेंस क्रिएट कर चुके होते तो शायद एयर इंडिया को भी किसी ने ले लिया होता। उसके बाद इंश्योर सिम बैलेंस ऑफ फेयर इवैल्यूएशंस, ये भी बहुत जरूरी है कि जितना प्राइस है आप उतना ही रखिए, वाजिब दाम लीजिए। क्रॉनिक कैपिटलिज्म करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कोई 100 करोड़ का है, उसका आपने दाम 500 करोड़ रुपए लगा दिया, 500 करोड़ लगा दिया, लोग नहीं खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? 100 करोड़ की जगह 500 करोड़ क्यों देगा? वो भी बिजनेसमैन क्यों देगा? प्राइवेट कंपनी का तो मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। तो ऑब्वियसली आप एक फेयर बैलेंस करके चलें, एक सिम बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, और बहुत कम भी नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ का सामान है और आप उसको 10 करोड़ में या 5 करोड़ में बेच दिए, तो उसमें भी बहुत लॉस होगा, जो गवर्नमेंट से अक्सर ये चूक हो जाती है। उसके बाद कहता है मोनोपोली। ऐसा भी नहीं करना है कि किसी एक की मोनोपोली हो जाए, कि जैसे एयर इंडिया को जिसने खरीद लिया उसी की मोनोपोली हो गई पूरा एविएशन सेक्टर में, तो ऐसा भी नहीं करना है। इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है कि किसी एक बंदे की मोनोपोली नहीं हो। यदि एक बंदे की मोनोपोली होगी तो पावर सारा उसी के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और हो सकता है कि फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करे, और इससे अल्टीमेटली जनता की का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस मैनेजमेंट, बहुत बड़ी बात है। हमारे और आपके घर में भी लोग अक्सर बीजेपी की शिकायत करते हुए मिल जाते हैं कि बीजेपी सारा कुछ बेच रहा है, सब कुछ प्राइवेट कर रहा है। तो ये लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की जरूरत है कि आप ऐसा क्यों स्टेप उठा रहे हो, व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्यों आप ऐसा स्टेप उठा रहे हो। यदि लोगों को एक प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाएगा, प्रॉपरली तरीके से अवेयर कराया जाएगा कि दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच वी आर टेकिंग सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव, तो शायद गवर्नमेंट का जो अपना एक इमेज है वो एक अच्छा इमेज क्रिएट हो पाएगा लोगों के सामने। यदि वो अवेयर नहीं हो सकेंगे तो उनको तो बुरा लगेगा ही कि सारी चीज़ें प्राइवेट को आप क्यों दे रहे हो। तो इलेक्टोरल प्रेशर को भी मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आप देखें तो USA ने भी लगभग सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया है, UK ने भी वही काम किया है। और इसके साथ साथ क्यूबा का यदि एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि एक सिम कार्ड भी लेना पड़ता है तो उनको बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हमारे यहाँ तो सिम कार्ड शायद 10 मिनट में मिल जाएगा आपको, लेकिन उनको एक लंबी क्यू में लगना पड़ता है। उसके बाद 2-3 लोगों से, 2-3 अथॉरिटी से अप्रूव कराना पड़ता है, तब जाके मिलता है। कहने का साफ साफ मतलब यही है कि जितना गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा बिजनेस में, उतनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी और उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा कॉमन लोगों को। तो UK और USA यदि डेवलप कंट्री हैं और उन्होंने अपने पूरे PSU को प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया, तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं? हम उनसे अच्छी चीज़ें तो सीख ही सकते हैं। उसके बाद लास्ट में द हिंदू का एग्जाम्पल लिया। द हिंदू एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का पेपर है, ऐसा लोग मानते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता है, और लोग कहते हैं कि हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन द हिंदू, एक मज़ेदार बात यह है कि द हिंदू भी कह रहा है कि एयर इंडिया को बेचना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे हाथ में जाएगा। एक बच्चा जो गरीब है उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया, किसी पैसे वाले ने, एक ऐसा बंदा है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, यदि उसने उसको अडॉप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली उसकी अपब्रिंगिंग एक बेस्ट तरीके से कर पाएगा और वो बच्चा कुछ अच्छा काम करेगा लाइफ में। सिमिलरली यदि उस एग्जाम्पल को लेकर हम यहाँ समझें एयर इंडिया से, तो एयर इंडिया अभी बहुत जर्जर कंडीशन में है, बहुत अजीब से कंडीशन में है। वहाँ उसमें लोग ट्रैवल करने से डरते हैं क्योंकि उसका रखरखाव सही नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल सही नहीं है, गवर्नमेंट उसको मैनेज नहीं कर पा रही है। और गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी? गवर्नमेंट देयर इज कोई बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट को बिजनेस में तो रहना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को सिर्फ देश की भलाई के लिए और गवर्नेंस के लिए अपने आप को इंडल्ज रखना चाहिए, अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए, और जो बिजनेस की चीज़ें वो बिजनेसमैन को दे दो, बहुत अच्छे से चलाएंगे। वेरी सिंपल। तो वही चीज़ है कि एयर इंडिया एक उस मासूम और असहाय बच्चे की तरह है जिसका कोई भी अपब्रिंगिंग ढंग से नहीं कर पा रहा है, लेकिन यदि किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दिया जाए तो उस बच्चे की हालत वैसी ही हो जाएगी जैसे उसको एक बहुत अच्छा पेरेंट्स मिल जाता है जो हर तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग कर सकता है। तो दोस्तों, आज का आर्टिकल यही है, कल फिर हम मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन संदीप IAS अकेडमी। थैंक यू सो मच।